अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू न्यू कंसेप्ट चैनल। आज हम अपने बाकायदा बायोलॉजी लेक्चर्स का स्टार्ट करने लगे हैं एफएससी पार्ट 1 से। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको मजीद अपडेट्स मिल सके। हमारा लेक्चर्स का जो मोटिव है, हमारा जो मेन फोकस है वो इस वर्ड पे रहेगा, दैट इज एग्जाम। हम ये देखेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज़ें अहम हैं और कौन सी चीज़ों पे हमें मेन फोकस रखना चाहिए। जैसे कि अगर हम पेज नंबर 2 देखते हैं तो पेज नंबर 2 पे हमें यहाँ पे बायो की तकरीबन 9 ब्रांचेस नजर आती हैं। इन मेन आपको पेज पे नजर आ रहा है ब्रांचेस, पेज नंबर 2 मैंने दिखाया है। इसमें देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, एनवायरमेंटल है, हम इनको राइट अप कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर है, एनवायरमेंटल है, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच आ जाती है माइक्रो, और नंबर 4 पे फ्रेश वाटर, नंबर 5 पे मैरीन, इसी तरह से नंबर 6 पे हमारे पास आ जाती है पैरासाइटोलॉजी, नंबर 7 पे आ जाता है ह्यूमन नंबर 8 पे सोशल बायोलॉजी और नंबर 9 पे बायोटेक्नोलॉजी। मैं ये सब कुछ पढ़ाने से पहले आपका जो फोकस है, मैंने पहले कहा था कि हमारे लेक्चर का फोकस एग्जाम होगा। एग्जाम के पॉइंट से देखते हैं। आपको स्क्रीन पे एक पेज नजर आ रहा है, उसमें देखिए एमसीक्यूज 2013 से लेकर 19 तक कौन कौन से आ चुके हैं। देखें, इसमें जो पहला एमसीक्यू है 2013 में, वो है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो नीचे ऑप्शन है। नंबर सेकंड पे 2014 में आया हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन। 2016 में आया द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर, ऑप्शन। 2017 में आया द स्टडी ऑफ पैरासाइट, ऑप्शन। 2018 में द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फंक्शंस। और 2019 में द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें अगर आप गौर करें तो इनमें से बहुत सारी ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें से ये क्वेश्चन नहीं आ चुका, तो फिर ये क्वेश्चंस कहाँ से हैं। इसी तरह से अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें, आपको स्क्रीन पर शॉर्ट क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है डिफाइन द टर्म फ्रेश वाटर बायोलॉजी, फिर उसके बाद है डिफाइन इकोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। अब इसमें इकोलॉजी हिस्टोलॉजी इन ब्रांचेस में नहीं है जो 9 दी गई हैं। उसके बाद डिफरेंस है बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मैरीन बायोलॉजी, और फिर डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, फिर डिफरेंस है मॉलिक्यूलर और बायोटेक में, और फिर डिफरेंस है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में। अगर इसमें एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी देखा जाए तो वो भी नहीं है। तो फिर ये जो ब्रांचेस है ये कहाँ से आ रही हैं? अगर हम देखें तो ये ब्रांचेस कहाँ से आ रही हैं, इनका क्या ओरिजिन है, तो हम देखते हैं पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे हमें बायो की लास्ट पैराग्राफ में तकरीबन 10 के करीब ब्रांचेस दिखाई दे रही हैं। अब ये 10 के करीब जो ब्रांचेस हैं उनमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं आप देखें। नंबर 1 पे आ रही है दैट इज इकोलॉजी, नंबर 2 पे हमारे पास आ रही है दैट इज एम्ब्रियोलॉजी, नंबर 3 पे है फिजियोलॉजी, नंबर 4 पे है मॉर्फोलॉजी, अब इसको 2 पार्ट्स बनाए गए हैं, एक को कहा गया है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और एक को कहा गया है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। नंबर 5 पे अगर हम देखें तो हमें एनाटॉमी भी मिलती है। नंबर 6 पे अगर हम जाएं तो हमें यहाँ पे पैलियोंटोलॉजी और हिस्टोलॉजी मिलती है। पैलियोंटोलॉजी और हिस्टोलॉजी के बाद अगर नंबर 8 पे हम जाएं तो हमें यहाँ पे मिलता है एवोल्यूशन, जेनेटिक्स,
मैं ऊपर चला जाता हूँ ताकि आपको इजली इसमें नजर आ सके। नंबर 9 पे है एवोल्यूशन, और नंबर 10 पे हमें यहाँ पे जू जियोग्राफी मिल जाता है। अब ये जो ब्रांचेज हैं ये जस्ट इनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जबकि इनकी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई। अब स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि शायद इनके नाम ही है तो हमें ये ज़्यादा अहम नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, सबसे पहले अगर आप ये पूछें कि हमने इन ब्रांचेस को कैसे याद करना है, तो अगर तो हम इनका बाकायदा क्रैमिंग करेंगे ना, तो हमें ये भूल भी सकते हैं। हमें जहाँ से अटकेगी वहाँ से हम वर्ड छोड़ के आ जाएंगे, और फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, लेकिन हमारे मार्क्स उतने नहीं आते। तो हमें जो इसका बेस्ट वे है याद करने का वो ये है, वो कहते हैं कि हमारे जो बायो के वर्ड्स होते हैं वो या तो ग्रीक उसकी ओरिजिन होता है या फिर लैटिन होता है। जैसे बायोलॉजी है, ये वर्ड 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेट इज बायोस और लोगोस। अब कई स्टूडेंट्स को ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। अब बायोलॉजी याद करना चाहिए या उसको ओरिजिन जो है बायोस और लोगोस करें। देखें, आप इसको जस्ट मीनिंग कर लें, इजी वे है। जैसे बायो का लफ्जी मतलब ही लिविंग है, जिंदा चीज को हम बायो कहते हैं, और अगर लॉजी का मतलब देखें तो वो हम स्टडी कह लेते हैं। यानी कोई भी जो जिंदा चीज है अगर उसको स्टडी किया जाएगा दैट इज बायोलॉजी। अब उसमें तमाम चीजें आ जाएंगी। अब कौन कौन सी चीजें आएंगी, कैसे आएंगी, मैं आपको इसमें हेल्प कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहला वर्ड है इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम इकोसिस्टम को करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जहां पे जानदार और बेजान दोनों चीजें होती हैं। या आप दूसरे वर्ड्स में कह लें, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ है, यानी हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। अब ये इकोलॉजी और यहाँ पे जो बायो की सेकंड पेज पे लिखा हुआ है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, ये सेम है। अगर आप उसकी डेफिनेशन एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाली याद कर लेते हैं तो ये सेम टू सेम होगी इकोलॉजी के लिए। आप इसी को याद कर लें। इस तरह से एम्ब्रियोलॉजी है, इसमें हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो किसे कहते हैं, एम्ब्रियो ऐसे बच्चे को कहते हैं जो माँ की कोख में है। तो जो अभी पैदा नहीं हुआ उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं, चाहे वो अंडे में हो चाहे वो माँ की कोख में हो, उसे हम एम्ब्रियो कह देते हैं। इस तरह से फिजियोलॉजी में हम फिजियो स्टडी करते हैं। अब फिजियो क्या है, आपने वर्ड बड़ी दफा सुना है, जैसे फिजिक्स होता है वैसे फिजियो है। तो फिजियो का लफ्जी मतलब जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है। अगर हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं हमारे पास और हम कहते हैं कि उनके फंक्शंस क्या हैं, अगर हम इनको स्टडी करते हैं, जैसे हार्ट है तो वो पंपिंग ऑर्गन है, और हार्ट का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है कि उसने ब्लड को पंप करना है पूरी बॉडी में, तो ये उसकी फिजियोलॉजी होगी। हम भी उसको स्टडी करेंगे किस तरह से मूवमेंट करता है, उसमें कितने कंपार्टमेंट्स हैं, वो कैसे कैसे काम करते हैं। इस तरह से मॉर्फोलॉजी जो है, ये वर्ड निकला है मॉर्फो से। मॉर्फो का लफ्जी मतलब शक्ल होती है, जिसे हम साख भी कहते हैं, जिसे हम स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी में हम शक्ल को स्टडी करते हैं, साख को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। अगर तो हम बैरूनी को करें तो वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अगर हम बाहर से सब कुछ देखें, अगर हम ये देख रहे हैं कि कोई चीज बाहर से कैसे है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, हमें ये बाहर से दिखाई दे रही है, हम कहते हैं कि ये बाहर से जनाब यहाँ से ब्लैक है, यहाँ से व्हाइट है और ये प्लास्टिक मटेरियल का बना है, दैट इज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। और अगर हम इसके अंदर जाते हैं और हम इसके कहते हैं कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इंक है, ये किस तरह से काम कर रही है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, कैसी ट्यूब है, कैसे ये लिखेगी, तो ये सारे के सारा इंटरनल में आ जाएगा। किसी भी चीज के जो अंदर चीजें होती हैं दैट इज इंटरनल मॉर्फोलॉजी। और इंटरनल जो मॉर्फोलॉजी होती है उसे हम एनाटॉमी भी कहते हैं। यही है इसमें मेन चीज। मॉर्फोलॉजी की 2 टाइप्स हैं, एक टाइप तो एक्सटर्नल है और एक टाइप इंटरनल है। अब एक्सटर्नल जो मॉर्फोलॉजी है वो तो बैरूनी शक्ल का मुतालिया, और जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी है उसे हम एनाटॉमी भी कहते हैं। पैलियोंटोलॉजी का वर्ड पैलियन से निकला है, जिसका मतलब फॉसिल्स होता है। हम इसमें फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। अब फॉसिल्स क्या होते हैं, देखें करोड़ों साल पहले आपने देखा होगा कि नेशनल ज्योग्राफी पे कई दफ़ा डॉक्यूमेंट्रीज लगी होती हैं, वहाँ पे दिखाते हैं, और इस तरह से जुरासिक पार्क मूवीज भी हैं, उनमें भी दिखाते हैं कि डायनासोर जनाब थे और वो मर गए, और वो ज़मीन में ज़लज़ला आने की वजह से ज़मीन फट गई, वो नीचे चले गए, और आज के ज़माने में हमें उनके स्केलेटन्स जो है
वो मिलते हैं ज़मीन से, वो उनको देखते हैं, फिर वो उससे हिस्ट्री उसकी निकालते हैं, उसको स्टडी करते हैं। वो जो स्केलेटन्स निकलते हैं उन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं, और फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से वर्ड हिस्टोलॉजी है। अब हिस्टोलॉजी कई लोग कहेंगे कि वर्ड हिस्ट्री से निकला है, तो शायद इसमें हम हिस्ट्री करते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने पहले आपको बताया है कि ये जो बायो में जितनी भी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज होती हैं, ये सारी की सारी ग्रीक या लैटिन ओरिजिन से हैं। हिस्टो का लफ्जी मतलब जो है वो टिश्यूज हैं। अगर हम टिश्यूज को स्टडी करते हैं, अब टिश्यू क्या होते हैं, आपने 9th-10th में पढ़ के आए हैं, आपको आइडिया होगा कि जब एक जैसे सेल मिल जाते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं, जिनका एक कॉमन पर्पस होता है, कॉमन फंक्शन होता है। तो अगर हम टिश्यू, जैसे हमारी स्किन सबसे बेहतरीन टिश्यू है, अगर हम इसको स्टडी करते हैं, दैट इज हिस्टोलॉजी। इस तरह से हमारी बॉडी में बहुत सारी टिश्यूज हैं। एवोल्यूशन में हम क्या करते हैं, एवोल्यूशन में कई दफा एक क्वेश्चन आता है एंसेस्ट्रल हिस्ट्री पे, ये एमसीक्यू आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम किसी भी जानदार के एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, यानी उसके अबाओ अजदाद को, कि वो कहां से आया, वो कैसे बना, उसका बाप कौन था, उसका आगे दादा कौन था, उसका आगे बाप कौन था, और फिर हम एक ओरिजिन पे पहुंच जाते हैं कि सर ये स्पीशी मार्स से वजूद में है, दैट इज एवोल्यूशन। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है, ये मैंने दोबारा लिख दिया एवोल्यूशन, यहाँ पे जेनेटिक्स आ जाता है। जेनेटिक्स में हम जीन को स्टडी करते हैं। अब जीन क्या है, आपने सुना होगा 8वीं में एक टॉपिक, 8वीं जमात में की साइंस में डीएनए का टॉपिक है। उस वहां से बच्चे को फीड देना स्टार्ट कर दिया जाता है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए विरासती मादा है और ये जीन्स से मिलके बना होता है, और ये जीन्स की जो स्टडी होती है, जीन्स क्या है, जैसे हमें जीन्स आए हमारे माँ बाप से, हम कहीं पे बैठे हों, हमें कई दफ़ा हम स्माइल भी कर रहे होते हैं, तो हमें लोग देख के कहते हैं ओए तुम फलां इंसान के बेटे हो या फलां शख्स के बेटे हो, और तुम्हारा उसके साथ ये ताल्लुक है, क्या तुम किस बरादरी से ताल्लुक रखते हो, या किस जो है ना वो किस इलाके के हो, तो वो हमें एक किस्म के पहचान जाते हैं। तो वो जीन्स की वजह से होता है, क्योंकि हमारी स्माइल या हमारी आइज या हमारे जो लुक होती है वो हमारे पेरेंट्स से मिल रही होती है, और वो सिर्फ जीन्स की वजह से होता है। इस तरह से जू जियोग्राफी, देखें ये 3 वर्ड है, जू जियोग्राफी। अब जू का मतलब यहाँ पे आ जाता है, अगर हम इसको लाया लिखें, दैट इज, अब जू में क्या देखने जाते हैं, जानवर। जू में देखे जानवर ही देखे जाते हैं ना, वहां पे मुख्तलिफ किस्म के। इसी तरह से जियो, अब जियो का वर्ड इसका मतलब जमीन होता है। अब ग्राफी का क्या वर्ड होता है, ग्राफी जो है इसका मतलब आ जाता है किसी चीज को आप कह लें कि ग्राफ पे अरेंज करना, या उसकी लोकेशन कह लें। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुर्रा जमीन पे, कुर्रा अर्थ पे मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स हैं, कुछ जानवर हैं, ट्राइपोड्स हैं, मछलियां हैं, मुख्तलिफ किस्म के जानवर। वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब कुछ जानवर ऐसे जो पाकिस्तान में सिर्फ पाए जाते हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं, वो पोल्स पे नहीं है, बर्फानी इलाकों में नहीं है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, वो मैदानी इलाकों में नहीं पाए जाते हैं। तो कौन कहाँ पाया जाता है, उसको हम उसकी स्टडी को जू जियोग्राफी कहते हैं। अब अगर आपको ये वर्ड मीनिंग आते हैं, तो इसका मतलब जो स्क्रीन पे मैंने स्टार्टिंग में आपको एमसीक्यूज दिखाए, आप उनको इजीली हल कर सकते हैं। आपके पेपर पॉइंट व्यू से अगर आप देखें तो आपके अगर 2 एमसीक्यूज भी इसमें से हिट कर जाते हैं, तो इसका मतलब जस्ट एक सिंगल पेज पढ़ने से, सिंगल पेज और एक पेज में सिर्फ जस्ट एक पैराग्राफ, आपके 2 एमसीक्यूज कम से कम और 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन हिट हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 2 पे। अब ये तो ब्रांचेस की बकायदा डेफिनेशंस वहां मौजूद हैं। अब मोलेकुलर बायोलॉजी देखें मैं इसमें कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, मैं आपको हिंट देता जाता हूं। अब जैसे मोलेकुलर बायोलॉजी में जाएं, मोलेकुलर बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसी भी चीज को एट मॉलिक्यूलर लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं ये कि एक इंसान है। अब इंसान के अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, पानी एक मॉलिक्यूल है, डीएनए भी एक मॉलिक्यूल है, ये प्रोटीन भी इस तरह से मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ये सारे हम स्टडी कर लेंगे। एनवायरमेंटल की और इकोलॉजी की मैंने आपको पहले बताया था, एक ही डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया हुआ है इंटरेक्शन, कि आपका क्या इंटरेक्शन है, आपका क्या ताल्लुक है किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ।
इंटरेक्शन का लफ्ज़ी मतलब ताल्लुक होता है। आपका क्या ताल्लुक है? आप एक जगह पे रहते हैं, फॉर एग्जांपल आप वहाँ कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, आप कैसे अर्निंग करते हैं, आपका लिविंग स्टाइल क्या है, आपका स्लीपिंग स्टाइल क्या है, आपका ज़िंदगी गुजारने का क्या स्टाइल है, आप किन किन चीज़ों पे आप बेस करते हैं, वो सारा के सारा हम स्टडी करेंगे एनवायरनमेंट में टोटली। माइक्रो में हम स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे जानदार जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का लफ्ज़ी मतलब ही छोटा होता है। कोई भी चीज़ जो इतनी छोटी है जो आंख से नजर नहीं आती, बायो में उसे माइक्रो कहा जाता है। अब जैसे बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इस तरह से यहाँ एक वर्ड आया है इसमें डेफिनेशन में लिखा हुआ है प्रोटोजोम। अब प्रोटोजोम्स क्या होते हैं या प्रोटोजोआ क्या होता है? इसकी बेस्ट एग्जांपल अमीबा है। आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ अमीबा, आपने पढ़ा था कि एक ऐसा जानदार है जिसकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती, उसे हम अमीबा कह देते हैं। इसी तरह से अब फ्रेश और मैरीन में डिफरेंस आ जाता है। फ्रेश और मैरीन में क्या डिफरेंस है? अब देखें, बाज लोग कहते हैं शायद जो पानी बहुत अच्छा हो, जिसमें से बदबू ना आ रही हो, उसे हम फ्रेश वाटर कह देते हैं, और ऐसा पानी जो जिसमें से शायद वो ठीक ना हो, इसके अलावा जो है वो मैरीन कहलाता है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखें, पानी की दो किस्में हैं हमारे प्लेनेट पे। एक पानी वो है जिसमें बहुत ज्यादा साल्ट है, जो साल्टी वाटर कहलाता है। उस पानी में हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक आ जाते हैं सी और एक आ जाते हैं ओशन। ठीक है। अब सी जो है ये छोटा समंदर है, ओशन जो है इसे बहर कहते हैं आमतौर पे। जैसे हमारे पास अटलांटिक ओशन है, ठीक है, और पैसिफिक ओशन है। तो बड़े बड़े समंदर जब मिलते हैं तो वो ओशंस बनते हैं। अब सी का या ओशन का पानी देखा जाए तो वो साल्टी होता है, उसमें बहुत ज्यादा नमक होता है, वो साल्टी वाटर है। अगर हम उसको स्टडी करते हैं, उसमें जितनी भी चीजें, अब देखें ओशन में, सी में जितनी किस्म की फिश हैं। अब जैसे आपने गौर किया होगा कि अगर हम शार्क देखें तो शार्क तो कभी हमारी नहर में नहीं पाई जाती, या शार्क कभी भी हमारे तालाबों में नहीं होती। शार्क जो है, या अगर वेल फिश देखें तो वो हमारे मैरीन वाटर में होती है, वो हमारे समंदरों में होती है। अब उस पानी की वो खूबी है ना कि वो मछलियां या वो जानदार सिर्फ वहीं तक मुहित है। ऐसे ही मैरीन में हम उन जानदारों का मुतालिया करते हैं जो साल्टी वाटर में पाए जाते हैं, या सिर्फ सीज में और ओशंस में। जबकि फ्रेश वाटर क्या है? इसके अलावा जितना भी कुछ है वो सारा फ्रेश वाटर है। जैसे आपके तालाब फ्रेश वाटर है, आपकी नहरें फ्रेश वाटर हैं, रिवर्स फ्रेश वाटर्स हैं। इस तरह से छोटे छोटे ऐसे डिचेस होते हैं, वहां पे भी जिंदगी पाई जाती है। आपने देखा है छोटा सा एक तालाब है जिसके पास से गुजरेंगे तो वहां से फाउल स्मेल आ रही होती है, लेकिन अगर आप उसमें देखें, उसमें मेंढक के छोटे छोटे एम्ब्रियोस जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो भागे होते हैं, टैडपोल्स जो हैं वो भाग रहे होते हैं। छोटी छोटी फिश भी होती है, कई दफा बहुत सारे दूसरे जानदार भी होते हैं, पौधे होते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे फ्रेश वाटर में आते हैं। मैं इन शॉर्ट कह देता हूँ, जो साल्टी वाटर है, नमक वाला है, वो मैरीन में है कैटेगरी में। और इसके अलावा जितना भी पानी है, वो चाहे नहर है, तालाब है, दरिया है, वो अंडरग्राउंड वाटर है, वो कोई भी पानी है जिसमें नमक ना हो, दैट इज फ्रेश वाटर। तो उसमें जो जो कुछ होगा, अब इसमें एक डेफिनेशन इसमें लिखा हुआ, मैं फ्रेश वाटर की कोट करता हूँ। दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज। अब फ्रेश वाटर बॉडीज का क्या मतलब है? ऐसी चीज, जगह जहां पे फ्रेश वाटर पाया जाता है, उन्हें फ्रेश वाटर बॉडीज कहते हैं। जैसे एक नहर फ्रेश वाटर बॉडी है, जैसे एक रिवर फ्रेश वाटर बॉडी है, और उनको सारा स्टडी किया जाता है। इस तरह से पैरासाइटोलॉजी आ जाता है। पैरासाइटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं पैरासाइट को। पैरासाइट क्या होता है भाई? जिसे तफैलिया कहते हैं। तफैलिया क्या होते हैं? देखें, ऐसे जानदार जो आपकी बॉडी के अंदर या बाहर पाए जाएं, आपसे तो वो फायदा हासिल कर रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक जूं है। अब जूं आपके सर में पाई जाती है, जूं खून पिएगी, उसे तो फायदा हो रहा है, वो खून पी रही है, उसे ताकत भी मिल रही है, उसे फूड मिल रहा है, उसे रिप्रोडक्शन का मौका भी मिल रहा है। लेकिन आपको क्या हो रहा है? आप दिन ब दिन कमी का आप में बॉडी में हो रहा है। ऐसे ही आपके पेट में मोटापा है। या फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कोरोना की। अब जो कोरोना वायरस है, दैट इज आल्सो पैरासाइट। अब ये भी एक पैरासाइट है। जितने भी वायरसेस हैं, फंजाई हैं, मोस्टली बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, वो भी पैरासाइट्स होते हैं। वो आपकी बॉडी में जाते हैं, सेलों में जाके परवरिश पाते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, खुद फायदा हासिल करते हैं। अब कोरोना भी एक पैरासाइट है। इनसे मुतालिक हमने तमाम जितने भी पॉइंट्स हैं, जैसे डेफिनेशन में दिए हुए हैं, वो कह रहा है कि उसके हम द स्ट्रक्चर,
सेकंड लाइन में, और उसकी हम साख देखेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन वो कैसे फैला वो भी देखेंगे, लाइफ हिस्ट्री वो कहाँ से आया, वो किसका बच्चा है, कैसे हुआ, कैसे पहली दफ़ा दिखाई दिया, ये सब कुछ। और इसके अलावा हम उसके टोटल उसकी बॉडी को स्टडी करते हैं, वो कितने एग्स देते हैं, कितनी देर तक जिंदा रहते हैं, सब कुछ उसकी हिस्ट्री में है। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, उसका ताल्लुक क्या है होस्ट के साथ। अब जैसे एक जू है, उसका मैं होस्ट हूँ, वो पैरासाइट है, तो उसका मेरा क्या रिलेशन है, वो मुझसे क्या ले रही है और मुझे उससे क्या नुकसान हो रहा है। दैट इज रिलेशन बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट। इस तरह से नेक्स्ट ह्यूमन बायोलॉजी आ जाता है। ह्यूमन बायोलॉजी में हम स्टडी ही ह्यूमन को करते हैं। आप देखें इनमें जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी, आपने मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, आपने हिस्टोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, ये जितनी भी मोस्टली ब्रांचेस पढ़ी हैं, इन सबको इसी में डाल दिया गया कि ये सारे इंसान से मुताबिक ये सब चीजें आप जो है ना उसको स्टडी करते हैं। इसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी आ गया। बायोटेक्नोलॉजी मैं समझता हूँ कि इस टाइम सबसे बेहतरीन इसकी एक डेफिनेशन लिखी गई है, और इस टाइम सबसे ज्यादा जो ह्यूमन आप कह लें कि एक रिसर्च बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है, वो एक मोलेकुलर और एक बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत ज्यादा अहम है। तो अक्सर मेजर जो सब्जेक्ट के तौर पे बच्चे डीएससी ऑनर्स में और ये सब कुछ रखते हैं। अब इसमें लिखा गया है इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिस्टम और प्रोसेसेस। अब देखें हमने बायोटेक्नोलॉजी में क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने इंसुलिन बनाना है। इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन कोई नया वर्ड नहीं है, इंसुलिन का वर्ड पहली दफा 8वीं में इस्तेमाल किया गया था इंसुलिन की तैयारी में। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमें चाहिए जब हमारी बॉडी में ज्यादा शुगर हो जाती है, तो इंसुलिन उसको कम कर देता है। अब ये जो इंसुलिन है, अगर एक बंदे का सिस्टम सही नहीं चल रहा, वो इंसुलिन ठीक से नहीं उसकी बॉडी में बन रहा और उसको शुगर की मरीज हो रहा है, वो डायबिटीज हो रही है, तो हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया की मदद से हम इंसुलिन की तैयारी करते हैं। तो देखिए उन्होंने डेफिनेशन में लिखा है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डायरेक्टली इस्तेमाल करना है, या उनके सिस्टम्स को इस्तेमाल करना है, या उनके प्रोसेसेस को इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्तेमाल लिविंग जानदार को ही करना है, और उसे मैन्युफैक्चर करना है, हमने बनानी है चीजें, और उसमें हम सर्विस इंडस्ट्री, और उसे हमने इंडस्ट्री तक लेके जाना है। हम उसे सर्विसेज कर रहे हैं, हम उसे खिदमात इंसानियत के लिए कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में होता है। इंसुलिन की एग्जांपल इसमें बेस्ट है। इसके अलावा बहुत सी एंटीबायोटिक्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे सीराज हैं, हार्मोन्स हैं जो बनाए जा रहे हैं और मार्केट में बिक रहे हैं, वो सारा बायोटेक्नोलॉजी के जरिए, और कितनी लाखों जिंदगी बच रही है। आई होप व्यूअर्स आपको आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो वक्तन फ़वक्तन मिलते रहें। और जो भी कमी कोताही आपको अगर लेक्चर में नज़र आ रही है, या किसी चीज़ को आप चाह रहे हैं कि लेक्चर में इंक्लूडेड होना चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।